अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, रादर द रिसोर्स पर्सन इफ्तिखार। Because the introduction is for those people who are joining first time in this lecture. तो प्लीज कराची से एक साहब आज ज्वाइन किया है उन्होंने, तो वो पूछ रहे थे, तो दैट्स व्हाई आई introduce my name only to you people again. तो पार्टिसिपेंट से आपका जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था, नोट्स तो मैंने आपको शेयर कर दिए थे। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो था बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन आवर डेली लाइफ। whenever we talk to each other, there might be some sort of hurdles, obstructions, and the barriers that may not get you in an easy position to receive the information from the sender. तो मैंने तकरीबन आपको पिछले लेक्चर के अंदर 20 बैरियर्स इंडिपेंडेंटली मैंने हर पॉइंट फिर उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने दी थी थोड़ी थोड़ी। लेकिन इस क्वेश्चन को अनदर वे के अंदर भी पूछा जाता है बैरियर्स के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स। तो इस एंगल से भी क्वेश्चन बाज औकात आ जाता है कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है दैट हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 4 major categories by the experts of the communication. Then what will we do? In the previous lecture, I gave you people the general abstractions, and today it is the categorized abstraction जो हैं, barriers जो हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर लास्ट लेक्चर के बारे में कुछ आपकी कोई रिजर्वेशंस, कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो सकी हो, तो यू पीपल में आज तक क्वेश्चंस में कोई 5-7 मिनट आपको उनके जवाब दे दूं, ताकि मैं आज के लेक्चर में वो चीज़ें जो हैं वो मोर जो है वो एलेबोरेशन जो है उस पर मैं फोकस कर सकूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड आस्क यू पीपल, एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? बिकॉज वन participant has written in the question answer box that voice is not coming. तो जिसने डी ये कैंडिडेट ने लिखा है, फरा नाज उसका नाम है। फरा, आर यू लिसनिंग मी? Okay, most of the candidates has written that the voice is clear. थैंक यू वेरी मच। चलिए, हमारा आज मेरा ख्याल है कि नेट इतना बिजी नहीं है, इसलिए ये जो आवाज़ है ये काफ़ी हद तक क्लियर है। तो सिग्नल्स आर कमिंग प्रॉपरली। अल्लाह करे कि ये कायम ही रहें। तो जी पार्टिसिपेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रीवियस लेक्चर। जी मुबीन, क्या कहते हैं आप? मुबीन हैज रेज्ड द हैंड। मुबीन साहब, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही। फवाद खान हैज रेज्ड हैंड। जी फवाद, बोलिए।
वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हमें नोट्स अभी तक नहीं मिले। मैं अच्छा, आपसे तो मेरी रिक्वेस्ट पहले सुन लें। All the participants are requested when one participant is asking any question, the others should mute their mics. ये डिस्टॉर्शन आ रही है, किसी का माइक खुला हुआ है। जी फवाद, आप बोलिए, खत्म हो गई आवाज। जी प्लीज। मुझे फवाद की आवाज भी नहीं आ रही और किसी और पार्टिसिपेंट की भी आवाज नहीं आ रही। प्लीज आप बोलेंगे तो मुझे आपकी कोई डिफिकल्टी का अंदाजा होगा। जी जी हेलो। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। सर सर हमें नोट्स अभी तक नहीं मिले। नोट्स चाहिए सर। एक आदमी बोले, एक आदमी बोले। जो मैं सुन पाया हूं उसमें क्वेश्चन जिसने भी पूछा है, ही इज आस्किंग दे हैव नॉट रिसीव्ड द नोट्स। ये नोट्स मैंने पिछला लेक्चर आपका हुआ था मंगल वाले दिन, ट्यूसडे को हुआ था, तो मैंने उसी दिन शेयर कर दिए थे। और इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन रिसीविंग दीज नोट्स, प्लीज कोऑर्डिनेट विद द इस्लामाबाद सेंटर। वो आपको, आपका नाम उसके अंदर नहीं होगा और इसलिए वो आपको नहीं मिले होंगे। मैं बाकायदगी से लेक्चर नोट्स शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और इफ अगर आपको पिछले लेक्चर्स भी नहीं मिले तो प्लीज चेक दैट योर नेम इज एंटर्ड इन द लिस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स दैट इज लाइंग विद इस्लामाबाद सेंटर। तो अगर कोई ऐसा इशू है तो दैट इज नॉट फॉलोइंग इन माय परव्यू, उनसे राब्ता करना पड़ेगा। मेरी तरफ से कोई इशू नहीं होता। मैं उसी दिन या अगले दिन मैं नोट्स आपको शेयर कर देता हूँ। अपने कुलीग किसी से ले लिए जाएगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टॉक टू द इस्लामाबाद सेंटर फ्रॉम वेयर इट इज सर्कुलेटेड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। जी, एनी अदर? जी पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो लेट मी स्टार्ट द टुडेस न्यू लेक्चर that is again relating to the barriers in the effective communication जो हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। कि मैंने आपसे शेयर किया था कि experts of the communication has categorized those 20 obstructions or hurdles in effective communication into four major subheads। और कभी क्वेश्चन जनरल पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि आप हर्डल्स जो हैं उसको बयान करें, बैरियर्स को बयान करें। और कभी इन चार कैटेगरीज के बारे में पूछ लिया जाता है कि आप बैरियर्स को एक्सप्लेन करें। तो इसमें से जो ज्यादा इम्पोर्टेंट बैरियर कभी कभी जो है वो सीमेंटिक बैरियर जो है उसके बारे में क्वेश्चन अक्सर औकात पूछ लिया जाता है। ऑल आर इम्पोर्टेंट। तो अगर क्वेश्चन जो है वो आपका ज्यादा मार्क्स का है और बैरियर्स की कैटेगराइजेशन के बारे में है तो देन यू कैन राइट डाउन द आंसर इन द फोर कैटेगरीज। और अगर इनमें से एक सिमेंटिक बैरियर या साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के बारे में है तो फिर नंबरों के हिसाब से आपने उसका जवाब जो है वो अपने पेपर में लिखना है।
तो इस कैटेगरी के बारे में हम जो एक्सपर्ट्स ने बनाई हैं, इसमें पहली जो कैटेगरी है वो सीमेंटिक बैरियर की है। सीमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं, इसकी तफसील अगली स्लाइड के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर फिजिकल बैरियर्स हैं, देन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं, देन साइकोलॉजिकल बैरियर हैं। इन सब के अंदर फर्दर 19-20 जो मैंने दिए थे उनको एक्सपर्ट्स ने डिवाइड कर दिया। तो लेट मी टॉक अबाउट दी सीमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं। सीमेंटिक बैरियर्स जो हैं ये are normally concerned with problems and obstructions in the process of encoding and decoding the message into words or other impressions। कि जो मैसेज भेजने वाला है वो जो कोडिंग इस्तेमाल कर रहा है वो शायद दूसरे बंदे को डिकोड करने में प्रॉब्लम हो। इसमें मेजर रोल जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस का जो है वो आता है। The use of different languages, different interpretations of different words and symbols, poor vocabulary, and poor grammatical knowledge are some of the semantic barriers। तो इस एंगल से जब हम देखते हैं तो हमें पता ये चलता है कि जब एक लैंग्वेज जानने वाला शख्स जो है वो दूसरी लैंग्वेज जहाँ पर वो नहीं बोली जाती तो इट बिकम्स एन obstruction, इट बिकम्स ए बैरियर जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आ रही है। एज वी आर मोस्टली फेमिलियर विद आर मैसेजिंग, उर्दू में हम करें या अंग्रेजी में करें, लेकिन इफ वी आर टॉकिंग विद चाइनीज पीपल, जापानीज पीपल या किसी और भी ऐसे लोग जो हैं, रशियन है या अरबी बोलने वाले जो कंट्रीज हैं, गल्फ वाले जो हैं, तो वो शायद एक इक्वल वेवलेंथ के ऊपर नहीं जब तक आते, उनका मैसेज जो है वो इनकम्प्लीट रहता है, भेजने वाले का मैसेज या इंफॉर्मेशन, और रिसीव करने वाले की इंफॉर्मेशन जो है वो भी पुअर रहती है। तो सिमेंटिक बैरियर्स जो हैं इस सिलसिले के अंदर, ये जो कैटेगरीज मैं आपके साथ डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस का है। डिफरेंट लैंग्वेजेस प्रॉपर मैसेज हमारा कन्वे नहीं कर पाती और हमारा मैसेज अधूरा रह जाता है। फिर हर लैंग्वेज के अंदर जो है वो कुछ वर्ड्स जो हैं मखसूस मीनिंग्स रखते हैं, कुछ सिंबल जो हैं मखसूस इम्प्रेशन को कन्वे करते हैं, जबकि हो सकता है कि दूसरे कल्चर के लोग जो हैं उसको प्रॉपरली ना फॉलो कर सकें, क्योंकि उनकी लैंग्वेज के अंदर जो है वो अल्फाज और मीनिंग दे रहे हैं, और जो सेंडर है, जो मैसेज भेजने वाला है, वो और मीनिंग्स जो हैं इंटरप्रेट करना चाह रहा है। देन अक्सर औकात यूँ होता है कि हमारी पुअर वोकेबलरी जो है, जब तक वोकेबलरी जो बेचने वाला है मैसेज उसकी वोकेबलरी और रिसीव करने वाले की वोकेबलरी जो है वो ठीक नहीं होगी, मींस पर्टिकुलरली रिसीवर जो है तो वो भी एक हर्डल क्रिएट करेगी और प्रॉपर मैसेज जो है वो कन्वे नहीं हो पाएगा। मिसाल के तौर पर, इफ यू आर लिविंग in Karachi and you are talking about any sensitive message to a person who is residing in the rural area of Sindh, तो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी कल्चरल बैकग्राउंड, आपकी स्कूलिंग, आपकी एजुकेशन जो है
अर्बन एरियाज की, शहरी इलाके की, तो दैट वुड डेफिनेटली बी डिफरेंट एंड मोर सोफिस्टिकेटेड देन द रूरल एरियाज। तो इस तरीके से भी मैसेज जो है वो प्रॉपर कन्वे करने में मुश्किल आता है। इसके बाद टेक्निकल लैंग्वेज जो है, चौथा नंबर जो है टेक्निकल लैंग्वेज का है। टेक्निकल लैंग्वेज जो है, मसलन अगर मैसेज भेजने वाला जो है वो कोई मेडिकल का आदमी है, तो वो मेडिकल की टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बोलेगा तो अगला बंदा नहीं समझ पाएगा। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स वाला है, फाइनेंस वाला है, वो लोग अगर टेक्निकल लैंग्वेज ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो मैसेज प्रॉपरली कन्वे करने में कामयाब नहीं होंगे। जबकि अगर वो आसान सादा अल्फाज में आम फहम लैंग्वेज के अंदर वो अपना मैसेज कन्वे करेगा तो इजीली अंडरस्टैंड कर जाएगा। तो whenever you are asked question in the एग्जामिनेशन, तो उसके अगर मैंने पहले भी अर्ज किया था कि चार बैरियर्स जो हैं, सीमेंटिक है, फिजिकल है, ऑर्गेनाइजेशनल है, साइकोलॉजिकल है। अगर ये चारों पूछ ले तो डेफिनेटली नंबर जो हैं वो 15-20 के बराबर हो जाएंगे। लेकिन वो कभी 5 नंबर का पूछ लेता है कि सीमेंटिक बैरियर के ऊपर दे दे, फिर कितना मटेरियल वुड बी सफिशिएंट टू elaborate the things to meet the requirement of the examiner। तो सिमेंटिक बैरियर के बाद हमारा नेक्स्ट बैरियर जो है वो आता है फिजिकल बैरियर का। फिजिकल बैरियर्स जो हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन काज करती हैं, उनमें नॉइज का पहला जो है वो नंबर है। फिजिकल नॉइज होता है, साइकोलॉजिकल नॉइज होता है, रिटन नॉइज होता है, विजुअल नॉइज होता है। विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ एनी काइंड ऑफ नॉइज, आपने सिर्फ नॉइज के ऊपर कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है कि एनी टाइप ऑफ नॉइज कैन बी ए बैरियर called the physical barrier in the effective communication। फिजिकल नॉइस मसलन आपका माइक जो है वो ऊपर रह गया है तो फिजिकल नॉइस हो जाएगी। साइकोलॉजिकल ये है कि अगर शोर आ रहा होगा तो कुछ लोग दे आर सेंसिटिव टू द नॉइस, कहीं से शोर आ रहा है तो वो प्रॉपर अटेंशन अपनी उस तरफ नहीं रख सकते। देन विजुअल नॉइज आ सकती है आपकी, कि तस्वीर आपकी आ रही है तो अ, वो प्रॉपर वे के अंदर देखी नहीं जा रही। रिटर्न वॉइस आ रहा है कि आपकी लिखाई नहीं पढ़ी जा रही। दूसरा इसके अंदर जो फिजिकल बैरियर के अंदर आता है कि इम्प्रॉपर बैरियर, इम्प्रॉपर टाइम जो है। इम्प्रॉपर टाइम के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी एक्सप्लेन किया था कि मिसाल के तौर पर आज चूंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, सारी दुनिया जो है वो कनेक्ट हो गई है एक दूसरे के साथ। तो मेरा ख्याल ये है कि हम अगर अमेरिका में बात करना चाहते हैं तो आप इस वक्त हमारा टाइम जो है वो 12:25 हुए। तो अमेरिका के अंदर भी डिफरेंट स्टेट्स हैं जहाँ टाइमिंग का डिफरेंस आता है, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन इट विद द कैलिफोर्नियन स्टेट। कैलिफोर्निया स्टेट अमेरिका की ऐसी है जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका का 12 घंटे का फर्क है। तो अगर हम यहाँ से 12:30 बजे बात करेंगे
दिन के तो वहां रात के 12:30 बजेंगे, तो वो लोग तो सो रहे होंगे। वो अगर बात करते हैं अपने दिन के 12 बजे, तो हमारे रात के 12 बजे हुए। तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन ए प्रॉपर वे। तो जो इम्प्रॉपर टाइम के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं, अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना हमसे 3 घंटे आगे, जापान हमसे 4 घंटे आगे है। तो इस तरीके से जब हम दूसरे कल्चर या दूसरे कंट्री में बात करना या मैसेज भेजना चाहेंगे, तो टाइमिंग का ख्याल रखना जो है वो बहुत जरूरी है। इम्प्रॉपर टाइम के ऊपर भेजा हुआ मैसेज जो है वो आपका इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा जितने के प्रॉपर टाइम के ऊपर अगर आप उनसे बात करें तो फिर कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर हो जाए। थर्ड वन कम्स द डिस्टेंस। डिस्टेंस के अंदर चूंकि भी और मोस्टली जब हम बातचीत करते हैं तो हम टेलीफोन पर करते हैं। तो हमारा डिस्टेंस जो है, टेलीफोनिक फासला अगर बढ़ जाएगा तो हमारी लाइन के अंदर शोर आ जाएगा। हमारे जो सिग्नल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ जाएंगे, और हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो डिस्टेंस इज अनदर important factor that is creating hurdles in effective communication. तो जितना फासला ज्यादा होगा, डिस्टॉर्शन ऑफ द कम्युनिकेशन के चांसेस इतने ही बढ़ जाएंगे। तो इसका भी जो है वो अपना एक हिस्सा है, इसको हमें देखना होगा। देन inadequate or overloaded information। अब मैसेज कन्वे करने के लिए ये जरूरी है कि आपकी इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल में भी नहीं होनी चाहिए और बहुत मुख्तसर भी नहीं होनी चाहिए। इंटरमीडिएट वे के अंदर दरमियाने हिसाब से आप इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट रखें। ना वो कम हो ना वो ओवरलोडेड हो। ज्यादा इंफॉर्मेशन इनएडिक्वेट होगी तो समझने में मुश्किल आएगी। ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन होगी, ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा कि उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किसका जवाब हमें देना है और किसका जवाब हमें नहीं देना। ना देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो इट इज आल्सो टू बी नोटेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कि आपकी इंफॉर्मेशन दैट यू आर गोइंग टू कन्वे टू अदर पार्टी, वो ना ज्यादा, ना ही बहुत ज्यादा कम हो, ना ही बहुत ज्यादा ओवर हो। तो फिर आपकी इंफॉर्मेशन जो है, आपका मैसेज जो है वो प्रॉपर वे के अंदर कन्वे हो पाएगा, और आप अपना इफेक्टिव मैसेज जो है भेजने में कामयाब हो जाए। So this was the second category of the physical barriers that are creating hurdles in sending the message from one party to another party. तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। हम जिन अदारों के अंदर काम करते हैं उनके अंदर भी कुछ बैरियर्स जो हैं, कुछ मुश्किलात जो हैं वो आती हैं। उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन पहला नंबर है। ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं, अगर आपके बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो शायद फिर भी, या ओवरबर्डन हैं तो बहुत ज्यादा तफसील में हैं तो आपके वो रूल्स एंड रेगुलेशन की प्रॉपर मैसेज कन्वे करने के काबिल नहीं होंगे। और
प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा स्टाफ को। फिर क्या करें? हायर जो आपका ऑफिस है, मसलन एजी ऑफिस है जो कि सूबे के अंदर होता है, एजीपीआर जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है। तो बड़े ऑफिसेस हैं ये। इन ऑफिसेस के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन से हट के अगर हम बात करेंगे तो दैट विल हैव इट्स ओन इम्पैक्ट ऑन दी सेंडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप टू दी लोअर। रूल के मुताबिक तो एजी जो हैं, अकाउंटेंट जनरल जो है, उन्होंने एडिशनल अकाउंटेंट जनरल को इंफॉर्मेशन देनी है। रूल तो यही कहता है कि पहले उसे दे, वो नीचे डेप्टी एजी को देगा, डेप्टी एजी जो है असिस्टेंट एजी को देगा या अकाउंट्स अफसर को देगा। तो ये हायरार्की जो है ये समटाइम्स इट इज टाइम टेकिंग। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है इसकी लपेट में आ जाती है। आप एजी जो हैं वो डायरेक्ट एओ से या असिस्टेंट एजी से बात करना वो नहीं पसंद करें, तो हायरार्की को फॉलो करेंगे जब आप, तो फिर मेरा ख्याल है कि इट विल बी ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। नंबर टू, नॉन कंडक्टिंग ऑफ स्टाफ मीटिंग्स। अब होता यूं है कि हमारे दफ्तरों के अंदर अगर आपका मेल जोल जो है वो सीनियर मैनेजमेंट के साथ अक्सर रहता है, जो कि मीटर्स के थ्रू पॉसिबल होता है, तो आपका मैसेज जो है वो क्लियरली, लाउडली एंड विविडली जो है वो मैसेज पहुंच जाएगा। अगर आप लिखाई पढ़ाई के अंदर पढ़ गए तो शायद वो लिखने लिखाने में टाइम ज्यादा लग जाए। तो आप, बेटर है कि एक हॉल के अंदर, ऑडिटोरियम के अंदर जो है वो स्टाफ जो है, स्टाफ से मुराद ये है कि एजी जो हैं उनकी 4 टीयर्स हैं। 4 टीयर्स जो हैं वो एजी हैं, एडिशनल एजी हैं, बीच में एक डीजी की पोस्ट भी आती है, 10 डेप्टी एजीज हैं। तो ये जितने भी ऑफिसर हैं, अकाउंट्स ऑफिसर हैं, असिस्टेंट एजीज जो हैं, इन सबको इकट्ठा ही बुला लें और मीटिंग के अंदर वो चीज जो कि एजी ने अकाउंट्स अफसर तक पहुंचानी है वो उस मीटिंग के अंदर बयान करते हैं। तो दिस विल बी, वो कहते हैं ना 2 in 1 या 3 in 1, ये ऑल इन वन हो जाएगी कि सारे लोग मौजूद होंगे। डीजी भी होगा, एजी भी होगा, एडिशनल एजी भी होगा, डेप्टी एजीज भी होंगे, तो वो सारे के सारे सुन लेंगे। और वो बात जो कि शायद पूरे दिन में कन्वे हो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को, तो मीटिंग कंडक्ट करने की वजह से वो फौरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी इफेक्टिवली कन्वे हो जाती है। तो अगर आपकी मीटिंग्स जो हैं वो फ्रीक्वेंट नहीं होती तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ये बैरियर उसके अंदर आ जाता है। तो मीटिंग स्टाफ की जो है वो होती रहनी चाहिए। देन थर्ड वन इज द इनअप्रोप्रिएट चैनल। इनअप्रोप्रिएट चैनल जो है वो आप यूं कह लेंगे, एक तरीका तो ये है कि फोन करके आप इंफॉर्मेशन कन्वे करो। दूसरा तरीका ये है कि जो डायरेक्ट आपके subordinate हैं उनको आप बुला लें अपने पास और उसको समझा दें कि क्या तरीका कार है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमें अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। तीसरा तरीका ये है कि जो हाईएस्ट ऑफिसर है वो इन राइटिंग जो है वो नीचे डाउनवर्ड कन्वे करें। अब इसके अंदर it depends upon the importance of the information that you would like to convey from one portal to another। वो इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए अप्रोप्रिएट चैनल का होना जरूरी है। इंफॉर्मेशन फौरी चाहिए तो आप उन बंदों को बुला लें जिन्होंने इंफॉर्मेशन देने। अगर फौरी नहीं चाहिए, कुछ टाइम है आपके पास, तो आप कोई भी चैनल इस्तेमाल कर लें, लिख के भेज दें नीचे की ये इंफॉर्मेशन हमें
इतने टाइम के अंदर हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। देन फोर्थ वन इज हायरार्किकल रिलेशनशिप। हायरार्किकल रिलेशनशिप जो है, नासिर अली प्लीज थोड़ी देर इंतजार कीजिए, लेट मी कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस लेता हूँ। हायरार्किकल रिलेशनशिप अगर कंस्ट्रेंड होंगे तो इंफॉर्मेशन जल्दी कन्वे नहीं हो पाएगी, और अगर कॉर्डियल रिलेशन होंगे, फ्रेंडली रिलेशंस होंगे, तो हायरार्किकल के मींस एजी ऑफिस की मैंने मिसाल दी, एजी एडिशनल, एजी डीजी एडिशनल एजी, डेप्टी एजी, ये सारे लोग अगर फ्रेंडली माहौल के अंदर मीटिंग्स के अंदर मिलते रहते हैं, और यहाँ भी एक छोटी सी मीटिंग कर लें, तो कंफर्टेबली मैसेज जो है वो प्रॉपरली कन्वे हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स जो हैं वो भी हमारे सुस्त रवि का शिकार होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। अब यहाँ एक और चीज मैं आपसे अर्ज करूँ कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके अंदर भी थोड़ा सा एक फर्क आता है। सरकारी दफातर जो हमारे, जिससे हम सारे बिलोंग करते हैं, इसके अंदर रख रखाव टिप टॉप, और पीए से पूछ के आपने जो है वो अंदर जाना है, और बड़े स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये नहीं है, जीएम उठ के उस बंदे के पास डायरेक्टली खुद चला जाता है जो जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर दे वांट बिजनेस। सरकारी सतह के ऊपर हमारा जो एटिकेट्स हैं, हमारा डेकोरम मेंटेन रहना चाहिए, ये चीजें भी हमारे अंदर जो हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन को के लिए हर्डल्स क्रिएट करती हैं। तो इस एंगल से प्राइवेट सेक्टर जो है हमारे से फास्ट है, वो बहुत जल्द डिसीजन भी ले लेता है। पब्लिक सेक्टर के अंदर किसी भी बात के ऊपर डिसीजन लेना जो है वो इट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो दिस वाज द थर्ड category of the barriers that I was discussing with you people. So next comes our fourth, psychological barriers. साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर ये चीज आती है, सबसे पहले है सिलेक्टिव परसेप्शन। आप देखें कि ह्यूमन जो जो ब्रेन है वो मेरा ख्याल है कि उसके अंदर ये खसूसियत पाई जाती है कि वो अपनी मर्जी की खबर सुनना पसंद करता है, दूसरी नहीं करता, थक जाता है बहुत जल्दी। तो वो परसीव उन चीजों को करता है जिसमें उसे इंटरेस्ट होता है, और उनको छोड़ देता है जिसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट्स इंथुजियास्टिकली ज्वाइन किया उन्होंने, और ये फिगर जो है तकरीबन 270 से अबव चलेगी। 10 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं, दे हैव ऑप्टेड टू ले ऑफ देमसेल्व्स। जी हाजिरी लगी है, बस ठीक है, वो मसला जो है वो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये उनका एटीट्यूड जो है, ये अ, मेरा ख्याल है कि एक एक बैरियर जो है वो क्रिएट करता है। मर्जी की चीज सुन लेनी और मर्जी की ना सुननी। ये सुल्तान अली प्लीज थोड़ी देर ठहरिएगा। सिलेक्टिव परसेप्शन हमारे इंसानों के अंदर होती है। हम अपने मन मौजी लोग हैं, खसूसी तौर पर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें सिलेक्टिव परसेप्शन का ज्यादा रोल होता है। अ, हम हम सारी चीजों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी देनी चाहिए। देन दूसरा बैरि तो इस तरीके से अगर हम सिलेक्टिव परसेप्शन को मद्देनजर रखेंगे तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर होगा, और इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीटली कन्वे नहीं हो पाएगी। वट एवर आई एम टॉकिंग टू यू पीपल,
here, तो आई वॉज वॉचिंग योर अटेंडेंस, तो उसके अंदर 270 प्लस कैंडिडेट्स थे। तो मैंने देखा कि तकरीबन 15-20 लोग जो हैं वो ले ऑफ हो गए हैं, वो अलहदा हो गए हैं छोड़ के। तो दे डोंट वांट टू लिसन टू मी। तो अब वो चीजें जो मैं उनकी गैर मौजूदगी में आपसे एक्सप्लेन करूंगा, ये डेफिशिएंसी रह जाएगी, ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहेगी। और वो लोग जो हैं बाद में ज़रूरत जब इम्तहान के लिए पड़ेगी तो फिर वो दूसरों का सहारा लेंगे, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। तो इट इज़ ऑल ड्यू टू द सिलेक्टिव परसेप्शन दैट द participants in the careers adopt during listening the lecture। दूसरा ये है प्री इवेल्युएशन, प्री मेच्योर इवेल्युएशन। प्री मेच्योर इवेल्युएशन जो है हमारी, वो हम खसूसी तौर पर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो लोगों को बड़ी जल्दी किसी फैसले पर पहुंचना चाहते हैं, प्री मेच्योरली वो इवेल्युएट चीजों को करना चाहते हैं। दिस इज रॉन्ग। चीजों को मुकम्मल समझें, अंडरस्टैंड करें और फिर किसी फैसले पर पहुंचें। एक शख्स जो है अगर नया नया आया है नौकरी के अंदर, तो आप कहेंगे कि हफ्ते 10 दिन के अंदर वो एक्सपर्ट हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि हम प्री मेच्योर इवेल्युएशन कर रहे होंगे। कम से कम उसे कोई कपल ऑफ मंथ्स का टाइम मिलने के बाद हम एवेल्युएट कर सकेंगे कि हाउ यूजफुल दिस पर्सन इज इन द ऑर्गेनाइजेशन। इतनी जल्दी हमें इवेल्युएशन किसी की नहीं करनी चाहिए। हम किसी शख्स से मिलते हैं तो हम 2-4 मिनटों में अगर फैसला कर लें कि ये बंदा जो है ये ठीक है, ये नहीं है, तो शायद हमारी वो प्री मेच्योर इवेल्युएशन होगी। तो ये भी एक बैरियर जो है प्री मेच्योर इवेल्युएशन का, ये साइकोलॉजिकल कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। डिफरेंट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रियलिटी। जो हकीकी इदराक है, हकीकत है, उसको नापने का, उसको अंडरस्टैंड करने का पैमाना जो है वो मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ होता है। एक ही क्लास के अंदर अगर 250-300 लोग बैठे हैं तो हर एक की अंडरस्टैंड करने का जो की जो सलाहियत है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ये भी एक हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर है कि सारे लोग एक जैसे जहानत के मालिक नहीं हैं। 19-20, 18-20, 20-25 का डिफरेंस तो आएगा ही उसके अंदर। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर की किस्म है कि हम रियलिटी बेस्ड उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। एटीट्यूड ऑफ द सुपीरियर्स, अगेन दिस इज ए साइकोलॉजिकल बैरियर कि कुछ जो हमारे सीनियर्स हैं वो अपने करीब किसी को नहीं आने देते, कुछ फासला रखते हैं, इतनी जल्दी मुलाकात का टाइम नहीं देते, तो लोग खुल के आपसे बात नहीं कर पाते। अगर सुपीरियर का एटीट्यूड जो है वो फ्रेंडली होगा, तो मेरा ख्याल ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा थ्राइव करेगी, फ्लरिश करेगी, कामयाब होगी बनिस्बत इसके कि वो ड्रामा खसूसी तौर पर पब्लिक सेक्टर के अंदर ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा होती है। लोग अपने सीनियर से डरते हैं और सीनियर्स डरा के भी रखते हैं उन्हें। उनकी बात किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम भी है तो वो भी थ्रू प्रॉपर चैनल आए हैं और सारा कुछ। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर जो है ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर नहीं है। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी तो आप उठे, और कैडर का मुलाजिम है वो जाके जीएम से मिल सकते। लेकिन हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर के अंदर ऐसी चीज नहीं है। हमारे जो सुपीरियर्स हैं वो अपने करीब नहीं आते।
पांचवा है कि हमारे सबॉर्डिनेट का एटीट्यूड जो है वो भी ठीक नहीं। सबॉर्डिनेट का कि अगर हम थोड़ी सी पब्लिक सेक्टर के अंदर सीनियर अफसर अगर थोड़ी सी लिफ्ट करा देगा, लिबर्टी दे देगा, तो हम, मेरा ख्याल है कि उसको भी गलत अंदाज के अंदर लेंगे। हर छोटे से छोटा इशू जो है उसके पास जाके डिस्कस करना शुरू कर देंगे। तो दिस शुड ऑल्सो बी डिस्करेज्ड। सुपीरियर्स को भी अपना एटीट्यूड ठीक करना चाहिए और सुबॉर्डिनेट्स को भी अपनी हक जो है वो मुतय्यन करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ किसी ने स्टैंड करना है और वो कहाँ कर रहा है। पुअर लिसनिंग, पुअर लिसनिंग इज अनदर साइकोलॉजिकल एक बैरियर है जिसके अंदर आप इंसानी जो फितरत है उसके अंदर आपका, आपकी अटेंशन का फोकस जो है वो 15 से 20 मिनट का से ज्यादा नहीं होता। इफ यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द टॉपिक, तो आप तवज्जो किसी और तरफ कर देते हैं, आप अटेंटिवली नहीं सुनते। तो अगर आप पुअर लिसनिंग के मालिक हैं, मर्जी की चीज सुन ली जैसे मैंने ऊपर सिलेक्टिव परसेप्शन में कहा, तो फिर आप जो है वो इंफॉर्मेशन जो है आप तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी। मसलन ये है कि अगर दो तीन लोग जो हैं वो किसी महफिल में बैठे हैं, तो कोई बात कर रहे हैं तो उनमें से एक उठ के तो अपने मोबाइल चलाना शुरू कर दे, इट मीन्स कि यू डोंट हैव द इंटरेस्ट व्हाट द अदर पीपल आर टॉकिंग अबाउट। बेशक वो म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात ही क्यों ना हो। तो हमारे यहाँ मोबाइल, अखबार अटेंशन डाइवर्ट करने की चीजें हैं। तो इससे पुअर लिसनिंग हमारी शो होती है कि हाउ मच इम्पोर्टेंस वी आर गिविंग टू आवर मीटिंग, आर टॉकिंग या डिस्कशन ऑफ द इशू। तो पुअर लिसनिंग जो है दिस इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल। देन हमारा ईगोटिज्म का मसला है। ईगो हमारी बहुत हाई है, खसूसी तौर पर गरीब ममालिक के लोगों की ईगो। ईगो से मुराद ये है कि आप सेल्फ सेंटर्ड है, अपने आप को हमेशा ऊपर रखना चाहते हैं। ईगो के बहुत सारे मसाइल हमारी सोसाइटी के अंदर भी पाए जाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ईगो को साइड से रख के अपने कोलीग के साथ मिलके, सीनियर्स के साथ मिलके इशू को सॉल्व करने की कोशिश करें। जो भी आपके इश्यूज हैं, ईगो ईगो लेके हम उसको मेरे पास आना चाहिए था, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मैं सीनियर हूँ। नो डाउट आप सीनियर हैं, लेकिन ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। जब इंफॉर्मेशन जो है वो आपको फौरी चाहिए, तो फिर हमें कोई बात नहीं कि हम सीनियर उठ के जूनियर के कमरे में भी चला जाए, तो मसला बड़ी आसानी से हल हो सकता है। हम ईगो के मारे हुए लोग हैं। अपने आप को हम अ, बड़ा साबित करना हमारी सृष्टि के अंदर शामिल है। तो ईगोटिज्म जहां भी होगी इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, और आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर वे के अंदर कन्वे नहीं हो पाएगी। देयर इज योर इमोशंस। आपके इमोशंस जो हैं वो डी साइकोलॉजिकल बैरियर की एक किस्म है कि आप कभी बहुत खुश होते हैं, कभी गमगीन होते हैं, कभी नॉर्मल वे के अंदर होते हैं। तो दीज इमोशंस जो हैं दे आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर कम्युनिकेशन। जब आप काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर आपके जाती मसाइल को साइड पर रखते हैं, न्यूट्रलिटी करके उस ऑर्गेनाइजेशन की फेवर के अंदर जो है वो चीजें जो है वो जो फायदेमंद है उनको फॉलो करना चाहिए। अपने जज्बात का अमल दखल जो है उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो these 8 points have been categorized in the category of psychological barriers. So please try to
attempt as the examiner asks the question, ये जो है इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो है कि हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, बैरियर्स को, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट्स ने ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओवरकमिंग परसेप्शनल बैरियर्स, अपनी परसेप्शन, अपनी समझ बूझ, अपनी अटेंशन जो है उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना, ओवरकम करना उसको। परसेप्शन का बैरियर जो है कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप मेहनत करें, आप इंटरेस्ट लें चीज़ों के अंदर। कुछ चीज़ वक्ती तौर पर समझ नहीं आ रही तो कोशिश करें उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो ओवरकम योर परसेप्शनल बैरियर जो है, उसको आप कंट्रोल करें। इफेक्टिव लिसनिंग करें। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप अपने जज्बात को कंट्रोल पर रखिए और गौर से बात अगले की सुने। देन यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। अगर आप इफेक्टिव लिसनर नहीं होंगे तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और आप प्रॉपर कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं लेंगे। क्रिएट सिनर्जेटिक एनवायरनमेंट। सिनर्जेटिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जिसमें सारे फैक्टर जो ये ये जो बयान हो रहे हैं हमारे, सबका इम्पैक्ट इकट्ठा आएगा। ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करें। सिनर्जी, कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर के जहां आप बैठे बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, मौसम के लिहाज से उसका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। उसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका नॉइस नहीं होना चाहिए। अगर आपका पंखा चल रहा है तो वो नॉइसलेस होना चाहिए। और बाकी जो है वो प्रॉपर सीटिंग होनी चाहिए। तो दीज आर के आप एनवायरनमेंट अपने को जो है वो होलिस्टिकली आप जो है वो कंफर्टेबल बनाएं। कन्वे इमोशनल कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। आपका मैसेज जो है वो अगर कोई बैड न्यूज है तो उस एंगल से बैड न्यूज को किस तरीके से आपने कन्वे करना है। एक अच्छी खबर है उसको किस अंदाज से आपने करना है। अगर न्यूट्रल खबर है तो किस अंदाज से करना है। इमोशनल कंटेंट्स अगर उसके अंदर होंगे तो आपकी कम्युनिकेशन ज्यादा बेहतर इंप्रूव हो पाएगी। यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। वो लैंग्वेज इस्तेमाल कीजिए गुफ्तगू के दौरान, कम्युनिकेशन के दौरान, जो सारे मैक्सिमम लोग जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज उर्दू है उर्दू करें, पंजाबी है पंजाबी कर लें आप। The ultimate aim is to convey the message from the top management to the lower, जो लोअर टीयर जो हैं वो अंडरस्टैंड ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। द टॉप मैनेजमेंट एंड द सीनियर मैनेजमेंट शुड यूज द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। कोई फर्क नहीं पड़ता उर्दू बोल लें, पंजाबी बोल लें, आप इंग्लिश बोल लें, जो वो कंफर्टेबल फील करें, जिसमें that language would bear the important impact to convey the effective communication. Use proper language, use proper channel। प्रॉपर चैनल के अंदर देखिए, आप टेलीफोन पर किसी से बात करने का चैनल इख्तियार करना चाहते हैं, या आप ईमेल करना चाहते हैं, या आप फैक्स करना चाहते हैं, या ऑर्डिनरी डॉक के अंदर आप भेजना चाहते हैं कोई लेटर, जो भी, या आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जैसे आई एम एड्रेसिंग टू यू पीपल,
तो जो भी मुनासिब चैनल है वो आपको इस्तेमाल करना होगा। और इसकी जो सुटेबिलिटी है मुनासिब होने की, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप जो है, कि वो किस टाइप का चैनल को पसंद करते हैं। इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, सब लोगों को मुनासिब मौका मिलना चाहिए कि वो उसके अंदर दिल खोल के बात कर सके। जब आप इसको इनकरेज नहीं करेंगे तो बहुत से आपके सबॉर्डिनेट जो हैं वो आपसे दिल की बात नहीं कह पाएंगे। और जब आप दिल की बात नहीं कह पाएंगे तो बहुत सी चीजों को आप फिल्टर कर लेंगे, आप रोक लेंगे। तो इस एनवायरनमेंट को इनकरेज करना चाहिए जिसमें हर दूसरा बंदा जो है वो अ, खुले दिल से अपने ख्यालात का इजहार कर सके। 8वां पॉइंट है इंश्योर टू वे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा दो तरफा होती है। जब आप बोल रहे हैं तो दूसरों को सुनना चाहिए, और जब दूसरे बोल रहे हो तो फिर आपको सुनना चाहिए। टू वे है। अगर वन साइडेड होगी तो शायद इंफॉर्मेशन प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाएगी। मेक बेस्ट यूज ऑफ द बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी जो कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर मेरा एक लेक्चर है आपके साथ। तो उसके अंदर मैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी, कि आपके चेहरे के तासरात, आपकी बॉडी का हाथों से इशारा करना, सर को हिलाना, आई कांटेक्ट रखना, चेहरे के तासरात अपने मुनासिब रखना, ये जो है इनका बेस्ट यूज जो है, दैट विल बी हेल्पफुल इन receiving the better information from the first party who will send in that information. These are the 9 points जो कि एक्सपर्ट्स ने दिए हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर इज ओवर। नाउ सुल्तान अली एंड और दूसरे लोग जिन्होंने हाथ हैंड रेस किए थे, they can ask the question about this first part. The house is open for question answer. जी सुल्तान अली, आपका क्या सवाल था? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आसिफ बात कर रहा हूँ सीएमए ओपी से। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का जो फर्स्ट पॉइंट था, रूल्स एंड रेगुलेशन। सर हाउ कैन बी रूल्स एंड रेगुलेशन एज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स? सर कोई काइंडली सिंपल सी इसकी कोई एग्जांपल दे दें ताकि मैं बेहतर समझ सकूं इसको। देखें, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स जो हैं वो आपका वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन वाले हैं उसके अंदर एक रूल है कि आपको एग्जैक्ट 8 बजे दफ्तर का टाइम है तो 8 बजे होना चाहिए। जो लोग जी 5 मिनट लेट आएंगे तो उनको सजा मिलेगी या तनख्वाह काट ली जाएगी। ये सख्त एक रूल है जो कि शायद 100% अप्लीकेबल ना हो। आपको 8 बजे का ऑफिशियल टाइम है तो आपको 10 मिनट की रियायत दे देनी चाहिए लोगों को, बट विद द काशन कि दिस शुड नॉट बी टेकन एज ए प्रेसिडेंट इन फ्यूचर। एक दिन आप लेट आ गए हैं ड्यू टू एनी मतलब के कंस्ट्रेंट, तो आप जो हैं वो रूल आपका सख्त है। वो रूल आपका सख्त है। इस टाइप के और भी आप तलाश कर सकते हैं कि किसी से अगर छोटी मोटी को गलती हो जाती है तो आप उसको इतनी सख्ती से पेनलाइज करें कि लोग जो हैं वो डरे सहमे सहमे रहें, तो आपके साथ वो बात भी ना कर सकें।
दिस इज अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन के छोटी सी बात थी, किसी ने गलती सबॉर्डिनेट ने कर दी तो आपने उसकी जो है इंक्वायरी शुरू कर दी, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो इस टाइप की थोड़ी सी आपको फ्लेक्सिबिलिटी यू विल हैव टू शो टुवर्ड्स योर सबॉर्डिनेट। तो इतने भी हार्श रूल्स आपके नहीं होने चाहिए जो कि आपकी इफेक्टिवनेस को इफेक्ट कर सके। तो आई थिंक दिस वुड सर्व योर पर्पस टू अंडरस्टैंड कि हमारे रूल्स की जहाँ सख्ती है वो नो डाउट के बेहतरी के लिए होती है, लेकिन बेहतरी के अंदर थोड़ा सा कि ह्यूमन एलिमेंट जो है उसको भी शामिल कर लेना चाहिए कि इफ समवन इज हैबिचुअल इन कमिंग लेट टू द ऑफिस तो फिर उसको जो मर्जी सजा दे। एंड इफ समवन इज बहुत रेगुलर बंदा है, टाइम के ऊपर आता है, अगर एक दिन लेट हो गया है तो उसको भी उस सख्ती का कि आप भीड़ चढ़ा दें, तो शायद मेरा ख्याल है दैट वाज नॉट सर्विंग पर्पस। तो इस एंगल से आपको रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं डिसिप्लिन के आपको देखने होंगे। अगर किसी ने गलती और किसी कारस्पेंडेंस में कर दी है तो उसको किसी और अंदाज से देखना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी मिसालें जो हैं वो आपकी मद्देनजर रख के आप अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके जी, एनीबॉडी एल्स? सुल्तान अली किधर गया भाई? सुल्तान अली पूछ रहा था कोई सवाल। सुल्तान अली जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बोलिए। आई एम नॉट लिसनिंग प्रॉपरली। जी पार्टिसिपेंट्स, आपकी आवाज कोई आएगी तो मैं जवाब दूंगा ना। 7 participants have raised their hands. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हाफिज इंजमामुल हक बात कर रहा हूँ, CLA लाहौर से। सीएमए लाहौर से। सर CLA DS लाहौर। अच्छा जी, हाफिज इंजमामुल हक। जी सर, हाफिज इंजमामुल हक। जी फरमाइए। सर जी, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन का सर जो टॉपिक है इसमें सर क्रिएट सिनर्जिस्टिक इन्वायरमेंट, सर ये रिपीट कर दें। क्रिएट सिनर्जेटिक एनवायरनमेंट जो है वो, इससे मुराद ये है कि ऐसी एनवायरनमेंट जो है दफ्तर के अंदर क्रिएट की जाए, ऑपरेटिव एनवायरनमेंट कह लें आप, के सारे जो इम्पोर्टेंट सिंपैथेटिक जो आपके फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको हेल्प आउट करें अपनी मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए, तो वो सिनर्जेटिक होंगे। मिसाल मैंने पहले भी दी थी इसके अंदर के आपका एक कमरा जिसके अंदर आप मीटिंग करना चाहते हैं, वो कमरा जो है मौसमी लिहाज से उसका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, उसके अंदर कोई नॉइज नहीं होनी चाहिए, और वो जो है प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। और इसके बाद जो है ये नहीं है कि पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा हो और आपने कमरा एक छोटा सा मुंतखब किया हो, एक दूसरे के साथ बैठने की जो है वो आपकी गुंजाइश कम हो। तो likewise these things should be kept in mind while you are convening a meeting to address to your subordinates, seniors को इसका ख्याल रखना चाहिए। तो जी इंजमामुल हक साहब, आप को क्लियर हुआ कोई पॉइंट?
जी सर, शुक्रिया सर, थैंक यू। जी, anybody else? जी, participants. अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर समर बात कर रहा हूँ वाकन से। जी जी, सर सिलेक्टिव परसेप्शन काइंडली ये तो रिपीट। क्या चीज? सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन जो है ये कहाँ है इस मेरे पॉइंट में? सिलेक्टिव परसेप्शन है, इसमें साइकोलॉजिकल बैरियर में था ये। साइकोलॉजिकल बैरियर में था। ओके ओके ओके। सिलेक्टिव परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब है, परसेप्शन इज ए नाउन। ये लफ्ज परसीव से निकला है। जी परसीव सर। का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। मेरी परसेप्शन, आपकी परसेप्शन, तीसरे आदमी की परसेप्शन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। परसेप्शन के अंदर आपका अगर जाती अमल दखल है तो वो सिलेक्टिव परसेप्शन हो जाएगा। मैं किसी चीज को सुनना चाह रहा हूं या नहीं सुनना चाह रहा, ये मेरी सिलेक्टिव परसेप्शन। और मेरी मर्जी मैं उसे सुनूं या ना सुनूं। वर्ड सिलेक्टिव डिफाइंस दैट परसेप्शन कि मेरी जात का अमल दखल उसके अंदर। एक लेक्चर जो हमारा हो रहा है इसके अंदर आप सिलेक्टिव, जी मैंने तो सुनना ही नहीं। क्यों नहीं सुनना आपने? उसकी आपकी अपनी जाती वजूहात होंगी। आप कुछ पॉइंट जो हैं वो मेरे लेक्चर के सुनना पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो आपकी जात के साथ अटैच है, यहाँ आप सिलेक्टिव हो गए। आपने मखसूस कर लिया कि मैंने ये लेक्चर आधा सुना है। तो प्लीज सुनिएगा, अपने माइक को म्यूट कर लें जो बाकी लोग हैं। तो सिलेक्टिव का कि मखसूस चीज को आपने सुनना है, बाकी को नहीं सुनना पूरी को, ये आपकी सिलेक्टिव परसेप्शन कहलाती है। इट ऑल डिपेंड्स विद द इंडिविजुअल हु इज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन कि उसने किसके ऊपर अमल करना है, किसके ऊपर अमल नहीं करना। तो ये सिलेक्टिव परसेप्शन होती है। बहुत क्लियर हुआ शुक्रिया कोई पॉइंट? जी सर, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि अब आप थोड़े से क्वेश्चन आंसर अपने बंद करें तो मैं सेकंड पार्ट अपना शुरू करूं। वरना तो ये काम बहुत डिले हो सकता है। तो लेट मी स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ योर लेक्चर। वो है हमारा आज का प्रेसी राइटिंग का या समरी राइटिंग का। इसके अंदर मैंने जो पैसेज दिया है वो 3 पैराग्राफ्स के ऊपर मुश्तमिल है। 3 पैराग्राफ्स जो हैं वो मैंने आपको दिए हैं। ये एक रिपोर्ट सिंध गवर्नमेंट की एजुकेशन के ऊपर थी, उसका एक पैसेज मैंने लिया है और ये इम्तहान के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। मैंने वही पैसेज उठा के मैंने वो आपको पेश कर दिया है और उसका फिर मैं सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको दूंगा। तो प्लीज आप मैं आपको 2-2 मिनट 3 स्लाइड्स आपको दिखाता हूँ। आप इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो उसमें से गुजर के आप लिख सकते हैं तो आप लिख लें, या आप जबानी याद रहने तो खैर बहुत मुश्किल होंगे आपके लिए। तो जस्ट टेक 2 2 मिनट्स टू ए स्लाइड के आप इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो लिख पाएं। तो फिर उसके बाद इसकी समरी आपने प्रिपेयर करनी है। उसके लिए भी मैं आपको 10 मिनट दे दूंगा।
आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, देन फाइनली आई विल शो माय सॉल्यूशन टू यू पीपल, and you would be requested to match it with your own attempted summary. तो by starting now, take 2 minutes पहले पेज के अंदर go through it, और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं, वैसे तो 2 मिनट में पैरा भी लिखा जा सकता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप लिख सकते हैं। जस्ट 2 minutes आई गिव यू इस पैराग्राफ के, फिर मैं बताऊंगा कि आपने टोटल 105 या 110 वर्ड्स में इसकी समरी तैयार करनी। जस्ट गो थ्रू दी फर्स्ट स्लाइड, एक पैराग्राफ है ये, 2 मिनट्स आपको मैंने एलोकेट किए हैं। 2 मिनट में पूरा पैराग्राफ लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं जल्दी जल्दी। Now 2 minutes are over to see this slide. अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड जो है वो शो करता हूं।
आप थर्ड पैराग्राफ जो है उसको मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, और ये डिस्प्ले में ही रहेगा। ये डिस्प्ले में ही रहेगा, और आपने जो प्रीवियस दो स्लाइड्स देखी हैं उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डेफिनेटली नोट डाउन कर लिए होंगे। तो ये मैं डिस्प्ले में ही रखूंगा। आपसे गुजारिश है कि इन तीनों पैराग्राफ्स को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी एक समरी तैयार करेंगे जो कि 105 से 110 अल्फाज पर मुश्तमिल होगी। तो फिर मैं ये सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो हाउ मच टाइम वुड यू लाइक टू टेक? 10 मिनट्स ले लीजिएगा, और फिर मैं इसको चेक करता हूं आपके साथ। तो आपने इसकी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स के अंदर समरी तैयार करनी है। तो 16 मिनट हुए हैं, तो 25 मिनट पर मैं आपसे शेयर करूंगा अपना सोल्यूशन।
जी पार्टिसिपेंट्स वेलकम बैक। यकीनन आपने अपना ये होमवर्क थोड़ा सा जो असाइनमेंट दी है, होमवर्क तो नहीं है, ये तो क्लास असाइनमेंट है। 5 मिनट की थी, 5-7 मिनट की। इसका मैं सलूशन आपके साथ अब शेयर करता हूँ और फिर अपने सलूशन के साथ इसको मैच कर लीजिएगा। I have given the title of the summary education reforms in Sindh, और बाकी on the basis of the information given in the 3 paragraphs that I had shown before you, on the basis of those paragraphs, I have attempted this summary in 110 words for your information. तो प्लीज इसको आप रीड आउट कर लीजिए और फिर इसको अपनी जो अटेम्प्टेड, अगर आपने कोई अटेम्प्ट की है तो उसके साथ मैच कर लीजिएगा। Take 5 minutes to read it out, and then we go further next part of the lecture. I may read it out. Title: Education Reforms in Sindh. The government of Sindh has launched 5 years of education reforms in the province to improve the various deficiencies found in the education sector. Education service delivery. This will help to solve the problems in the education system. The key strategic areas include to ensure education service delivery through improving equity and access, quality of education and learning outcomes, sector governance and accountability, and financing. All this will be done through real-time monitoring, merit-based recruitment, teachers training, and strong public-private partnership.
standard of teaching levels increased and improved funding. To achieve all these objectives, there is a dire need to make strong implementation measures. 110 वर्ष के अंदर I have concluded it. इस पर कोई सवाल कोई अगर आपका है तो लेट मी एलेबोरेट दैट, या उसको मैं आपको कोई उसका कुछ सोल्यूशन दे सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। तो अगर नहीं है तो थर्ड पार्ट की तरफ मैं मूव करना चाहूंगा। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन ऑन दिस टाइप। यहाँ मैं ये बयान करता चलूं कि पहले मैंने आपको एक एक पैराग्राफ दिया था और एक पैराग्राफ की मैंने आपको समरी या प्रेसी बनाने के लिए कही थी। आज की इस एक्सरसाइज में मैंने 3 पैराग्राफ के मुश्तमिल मैंने आपके सामने चीजें शेयर की हैं। तो ये आपके एक इम्तहानी पेपर से मैंने इसको उठाया है। ये सवाल आ चुका है जो कि प्रॉबली कोई 16 नंबर का सवाल था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इम्तहान में आ सकते हैं। 3, 4, 5 पैराग्राफ्स के ऊपर भी मिला के आपको समरी बनाने के लिए कहा जा सकता है। तो प्लीज कीप इन व्यू के आपको अपने दफ्तर, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जो एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन आपको इम्तहान में दिया था और मैंने भी आपके साथ शेयर किया है, इसका बुनियादी मकसद ये था कि जब आप दफ्तरों के अंदर आपके सामने कोई ऐसे लेटर आते हैं लंबे लंबे लिखे हुए, तो आपका सीनियर आपसे कहता है कि इसकी समरी तैयार करके मुझे दें, तो आपको ये प्रैक्टिस अगर होगी तो आप एक पैराग्राफ के अंदर उसका जिस्ट जो है वो उसको एक्सप्लेन कर दें। Another thing that comes into the picture during your service career कि अगर आप पॉलिसी सेक्शन के अंदर, एडमिन सेक्शन के अंदर जो है, अगर आप पोस्टिंग है आपकी, तो उसके अंदर आपको किसी भी पॉलिसी के ऊपर जो है एक फाइल पर वर्किंग जो है वो कहा जाता है करने के लिए। तो फाइल के अंदर तो हो सकता है 100, 150, 200 पेजेस हों। तो उन सारी चीज़ों को पढ़ के आपने एक समरी बनानी होती है और उसके अंदर शायद अल्फाज की तो इतनी ज़्यादा कैद ना हो, थोड़ा रिलैक्स होता है ये चीज़ जो है। लेकिन आपकी जो समरी है वो 1-1.5 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 200 पेजेस की फाइल के ऊपर 1.5 पेज के ऊपर आप मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उनको एक्सप्लेन करके अपने सीनियर को आप हेल्प आउट कर सकते हैं, उनको सपोर्ट फराहम कर सकते हैं। क्योंकि सीनियर्स के पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो ये काम जो है वो लायक जो लोग होते हैं दफ्तरों के अंदर, उनके जिम्मे ये काम लगाया जाता है कि आप इसकी समरी बना के जो है वो सीनियर को पुट अप करें। As I had already discussed with you people, this is the important aspect and the component of your education, जिसमें जितना कमाल जो है, the expertise you will develop in preparing your summaries, ये आपको बहुत फायदेमंद होंगी। It will help you out to achieve the success in the minimum possible time. वक्तन फ़क्त मैं इम्पोर्टेंस इसकी देता रहता हूँ आपको इन लेक्चर्स के दौरान। तो समरी जो है ये आपकी काबिलियत जाहिर करती है कि हाउ इंटेलिजेंट एंड हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, और आप चीज़ों को कितना अंडरस्टैंड करते हैं। और जितने आप इसके अंदर प्रोफिशिएंट होंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट कि आप बड़ी बड़ी चीज़ों को कंडेंस करके थोड़े से अल्फाज के अंदर आप बयान कर दें। तो लेट मी गो टू द थर्ड पार्ट। पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन का तीसरा पार्ट आज में मैंने सर्कुलर रखा है। आपने देखा होगा कि हमारे दफ्तरों के अंदर
आए रोज सर्कुलर इश्यू होते रहते हैं। सर्कुलर है क्या और सर्कुलर के अगराज व मकासद क्या होते हैं, उस पर हम आज बहस करेंगे। उसके बारे में हम पढ़ेंगे और फिर मैं एक स्पेसिमन आपको जो है वो शेयर करूंगा। वो स्पेसिमन तो थोड़ा सा फनी है। डेफिनेटली यू विल एंजॉय दैट स्पेसिमन कि हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर ऐसे सर्कुलर भी होते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन इट फर्स्ट कि व्हाट डज सर्कुलर मीन। सर्कुलर की डेफिनेशन, सर्कुलर के ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद उसका सैंपल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन क्वेश्चन इस सैंपल बेस्ड के ऊपर आपको लिखना खुद होगा। पता नहीं एग्जामिनर आपको क्या कहता है कि ऐसा सर्कुलर आप बना के उसकी कंटेंट्स जो हैं वो आपको खुद बनाने होंगे, लेकिन पैटर्न आप ये फॉलो कर सकते हैं। तो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद द सर्कुलर क्या होता है। A circular letter provides information to a large group of people. बहुत सारे लोगों को एक वक्त में आप इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, तो पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन के अंदर सर्कुलर विल सर्व दिस पर्पस। लेटेस्ट जो इसके अंदर चीज है, दिस शुड गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड नॉट been used amongst lots of other points which would run the risk of readers losing interest and missing the main point. It should get straight to the point कि ये जो सर्कुलर आप दे रहे हैं बड़ी सीधी सीधी स्ट्रेट वे के अंदर जो आप बयान करना चाहते हैं वो लिख दिया जाता है। ज्यादा तफसील नहीं दी जाती ताकि जो पढ़ने वाले हैं उनकी अटेंशन डाइवर्ट ना हो जाए। तो ये आपके दफातर के अंदर आए रोज लार्ज ग्रुप ऑफ द पीपल, जो स्टाफ जो है वो आपका इसके अंदर इंफॉर्मेशन उनके लिए जाती है। तो इसके अगराज़ो मकासद क्या हैं? अगराज़ो मकासद के अंदर जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स वो जो हैं वो यूं बयान किए गए हैं। नंबर वन, टू प्रोवाइड टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन टू द लार्ज ऑडियंस। बहुत से लोगों को इंफॉर्मेशन अगर पहुंचानी होती है आपने, तो आप सर्कुलर का सहारा लेते हैं। नंबर टू, टू गैदर एन इंफॉर्मेशन ऑन एन इम्पोर्टेंट इशू। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन जो है वो लोअर टियर ऑफ स्टाफ से लेनी है तो आप सर्कुलर इशू करते हैं कि जो भी कोई तजवीज़ देना चाहे इस इम्पोर्टेंट इशू के लिए तो वो हमें इतनी इस तारीख तक हमें प्रोवाइड कर दें। सर्कुलर का एक मकसद और भी होता है कि टू क्लैरिफाई द पॉलिसीज। कोई पॉलिसी जो है आपके दफ्तर में जो चल रही है एक अदारे के अंदर, अगर उसकी फ्रीक्वेंट वायलेशंस होती हैं तो उसके बारे में है कि आप वायलेट कर रहे हैं तो आइंदा से स्ट्रिक्ट पॉलिसी ये होगी। तो क्लैरिफिकेशन ऑफ द पॉलिसीज इज आल्सो डन थ्रू द मीडियम ऑफ सर्कुलर इशुएंस। चौथा पॉइंट या इसके अकाज़ व मकासद के अंदर ये आता है कि
वी कैन इनवाइट कमेंट्स ऑन एन इशू। अगर कोई मसला दरपेश है तो उस मसले के ऊपर हम दूसरे लोगों के कमेंट्स जो हैं वो इनवाइट कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन जो है वो यूं पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सर्कुलर, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, और एक सर्कुलर इशू करें। आप एडमिन सेक्शन में बैठे हैं अपने दफ्तर के, तो आप सारे स्टाफ को यू वांट टू कन्वे योर मैसेज ऑन ए पॉलिसी इशू, तो आप उसके बारे में हमें इस तारीख तक आगाह करें। तो सैंपल जो स्पेसिमन आपके साथ में शेयर करूंगा, ये मैंने एक्चुअल ये सर्कुलर था जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने इशू किया था। इट लुक्स फनी, लेकिन ये उन्होंने इशू किया था, जिसके अंदर हाई कोर्ट के जजेस जो है उनकी सालगिरह सरकारी सतह पर बनाने के बारे में सर्कुलर था। तो प्लीज पढ़िए और कमेंट कीजिए। इसकी आप जूम करके अपने जो हैं वो इसमें देख सकते हैं। ये जो सर्कुलर का स्पेसिमन आपको मैंने दिया है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट, उसके नीचे लिखा है डेट, लिखी है लाहौर, डेटेड जो है आपकी ये 22 जनवरी 2022। तो पैटर्न यू विल हैव टू फॉलो दिस। इसमें लिखा है द चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज बीन प्लीज टू इन्फॉर्म ऑल द जजेस
कि वो अपनी बर्थडे जो है वो सरकारी सतह पर मनाई जाएगी, और वो लोग जो हैं वो क्या करेंगे, बाकी लोगों को ये रजिस्टर एडिशनल रजिस्ट्रार इशू कर रहे हैं इसको, तो वो केक का बंदोबस्त किया जाएगा, और जिसने केक प्रोवाइड करना है वो सारे लोगों को कॉपीज जो है वो दी जा रही है। तो ये हमारे जो सरकारी अदारे हैं वो अब सालगिरह जो है वो भी सरकारी खर्च के ऊपर केक जो है वो मंगवा के जो है वो इसको करेंगे, सेलिब्रेट किया करेंगे। तो बाकी जितने इम्पोर्टेंट लोग थे उन सबको उन्होंने, जजेस को भी कॉपी, उनके पीएस को भी, डिप्टी रजिस्ट्रार को भी, एडिशनल रजिस्ट्रार जो है लॉजिस्टिक्स जो है उसको भी। तो ये सर्कुलर जो है इस एंगल से लाहौर हाई कोर्ट ने इशू किया था। मुझे थोड़ा सा ज़रा अच्छा लगा, मैंने कहा मैं शेयर कर दूं कि हमारे अदारों के अंदर सरकारी सतह पर सालगिरह जो है वो भी मनाई जाती है। तो लेकिन ये इम्तहान में तो ऐसा नहीं आएगा, कोई सब्जेक्ट मैटर जो है दैट विल बी गिवन बाय द एग्जामिनर, कि आप अपने स्टाफ को कोई पॉलिसी आ गई है आपकी, तो आप उसको कन्वे करेंगे, और आप जो है उसकी क्लैरिफिकेशन देंगे। कोई डिसिप्लिन के बारे में कोई चीज़ है तो उसके बारे में आप कन्वे करेंगे। तो लाइक वाइज जो भी वो इश्यू जो है वो आपके सामने सर्कुलर के अंदर एक्सप्लेन या भेजा जाएगा आपको, आपने अकॉर्डिंगली अपना आंसर जो है, रिप्लाई जो है वो उसके मुताबिक देना है। तो आज का आपका जो लेक्चर है वो मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, और नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर इज स्टार्टेड। आपको सर्कुलर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो यू पीपल में आस्क के हमें इसको किस तरीके से हमने अटेम्प्ट करना है। तो पार्टिसिपेंट्स, द टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर हैज बीन स्टार्टेड। आप के सवालात का मैं इंतजार करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आदिल बात कर रहा हूँ CMA DP रावलपिंडी से। जी जी। अच्छा सर, मैंने पहले भी हैंड रेज किया था लेकिन जी आदिल, आपकी आवाज आना बंद हो गई है। जी बोलिएगा। जी आदिल, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। थी उस वजह से। एक तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में मेरे। हेलो। जी 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 जी। सर मेरा आदिल, ये बैरियर शायद आपकी तरफ से आ रहा है, मेरी तरफ से तो क्लियर है। अब इसका क्या किया जाए? चलें कि और साहब कोई जिसका सवाल हो, आदिल तो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा। लेट मी चेक योर क्वेश्चन आंसर बॉक्स, इसके अंदर आपने क्या लिखा है? इफ आदिल कैन राइट, यहाँ तो मैं देख लेता हूँ।
अच्छा आदिल, मैंने आपका ये पढ़ा है, आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई, तो आज अली जो हैं वो इसको फ्रॉम फैसलाबाद वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, फैसलाबाद कैंपस से। तो अली प्लीज इनकी आदिल की अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दें। क्यों नहीं हो रही इसके बारे में भी आप इसको एक्सप्लेन करें। और दूसरा जो सवाल आदिल ने पूछा है कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में एक्सप्रेशन रिपीट कर दिया जाएगा। बेटे डोंट राइट इन रोमन अंग्रेजी। सेकेंडली बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में एक्सप्रेशन रिपीट कर दिया जाए। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड के व्हाट यू आर राइटिंग। आपकी आवाज भी मेरे तक नहीं आ रही है, और आपकी जो जो रिटन कम्युनिकेशन है दैट इज नॉट क्लियर, इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय मी, क्योंकि आपने रोमन तरीके से इसको लिखने की कोशिश की है। तो एनी हाउ I'll share the notes today in the evening. आपको मिल जाएंगे, तो होपफुली इट विल सर्व योर पर्पस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कल हमारी 3 बजे 7 बजे तक क्लास है लाहौर सेंटर, और Yes. कल 6 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन क्लास भी है। तो हमारे लिए सर क्या हुक्म? किस चीज की क्लास है बेटे? सर कल हमारी क्लास है ऑडिट एंड एश्योरेंस एंड अकाउंटिंग। बेटे ऑडिट एंड एश्योरेंस जो है वो 1:30 से 3:30 बजे तक होगी। नहीं सर, जो हमारे पास टाइम टेबल कल आया है लाहौर सेंटर का, अच्छा, वो 3 से 7 बजे तक है। 3 से 7 बजे तक ऑडिट एंड एश्योरेंस है। सर दोनों का 2-2 घंटे की क्लास है। नहीं बेटे, एक तो ऑडिट एंड एश्योरेंस होगी ना, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग। तो बेटे पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग जो है वो तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं तो फिजिकल क्लास आपकी लूंगा लाहौर सेंटर के अंदर, ऑडिट एंड इंश्योरेंस की। वो 1:30 बजे शुरू होगी, 3:30 खत्म होगी। रेस्ट ऑफ द रेस्ट rest of the time is available for you people. If that subject is online तो आप ले सकते हैं, या फिजिकली भी आप ले है क्लास तो वो भी आप ले सकते हैं। कोई टाइम की उसके अंदर कदगन तो कोई नहीं है। सर लेकिन फीफा सेंटर जी, फीफा सेंटर ने हमें 3 से 7 बजे तक का शेड्यूल सेंड किया है। 3 से 7 का मुझे तो कोई ऐसी इंटीमेशन नहीं है। मेरा तो 1:30 बजे से 3:30 तक ऑडिट एंड इंश्योरेंस का है। तो चले, जो भी उन्होंने आपको कन्वे किया है वो पता चल ही जाएगा कल, तो अकॉर्डिंगली फिर हम इसको फिर डील कर लेंगे। ठीक है सर। हाँ जी।
एनीबॉडी एल्स जी, तो आपके सवाल और जी पार्टिसिपेंट्स, यू आर रेजिंग योर हैंड्स, लेकिन आप बोलिएगा अभी तो फिर मुझे पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? नासिर अली बात कर रहा हूँ लोकल फंड ऑर्डर से। हाँ जी जी नासिर बताइए। सर बात यह है कि सर्कुलर की समय तो आ गई है। सर्कुलर की हम्म। मिसाल सर माशाल्लाह बड़ी अच्छी दी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे काजी साहिबान हैं, ये जो काजी का रुतबा होता है बड़ा अहम होता है। तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा ये निज़ाम, ऐसे ही सिस्टम बनता रहेगा? समझ तो आ गई है सर्कुलर की। बेटे इसके बारे में कहना कुछ मुश्किल है, गरीब ममालिक के अंदर ऐसी प्रैक्टिस चलती है अच्छा। और ये मेरा ख्याल है कि चलती रहेगी, रुकेगी नहीं? नहीं रुकेगी। हम्म। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इट विल नॉट स्टॉप। अभी और बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जिनके ऊपर लोग जो हैं वो इतराजात करेंगे या ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी चीजें जो हैं ये पब्लिकली नहीं आनी चाहिए थी, कि जो है एक सालगिरह जो है जज साहब जो है जिनकी जो जो सालगिरह होगी उसकी डेट के ऊपर सरकारी तौर पर केक पेश किया जाएगा। मेरा ख्याल है दिस शुड बी डिस्करेज्ड। अब हम काजी का बहुत रुतबा बड़ा अहम होता है सर, जब वो ही इस तरह नाइंसाफियां करेंगे तो क्या होगा मुल्क? जी वो फिर नो कमेंट ऑन इट, बस आप एक और बात है सर, जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हमने पढ़ा है जी जी उसमें जो सेंडर और रिसीवर है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, या सेंडर और रिसीवर आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं? जी आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। मसलन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में और आप बात कर रहे हैं तो आपके कस्टमर आपके बाहर जो हैं वो आपके स्टेक होल्डर होंगे, आप उनसे बात कर रहे हैं। आप होलसेल डीलर से बात कर रहे हैं कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर, आप रिटेलर से बात कर रहे होंगे। तो कम्युनिकेशन किसी भी किस्म की हो, वो जो है वो उसके अंदर बैरियर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। जी और कोई साहब? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद निकाश बात कर रहा हूँ सीएल एरिया से। जी सर एक बैरियर आपने पढ़ाया था, ईगोटिज्म, इसमें इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। इगोटिज्म जो है ये अंग्रेजी का लफ्ज है जिसके मीनिंग है उर्दू में अना। जी। हम बाज़ औक़ात छोटे छोटे इशू को अपनी अना का मसला बना लेते हैं और ये अना जो है ये बहुत ज्यादा नुकसान देती है। तो ये भी एक बैरियर होता है कि मैंने इसकी मिसाल यूं दी थी कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जी जी। मैनेजमेंट जो है वो अपनी अना को साइड पर रख के सुबार्डिनेट के पास चले आते हैं, मैनेजर भाई ये इंफॉर्मेशन हमें दो। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर हमारा सीनियर अफसर जो है वो आपको बुला तो लेगा लेकिन आपके पास कभी नहीं आएगा। अगर आपके पास आएगा तो आपकी इनकरेजमेंट होगी कि मेरा सीनियर मेरे पास चल के आ गया, और यू विल गिव रिस्पेक्ट। और वो इंफॉर्मेशन जो कि अगर वो फोन पर पूछता तो शायद थोड़ा सा टाइम लग जाता, लेकिन अगर वो आ गया है तो यू विल पुट ऑल योर एफर्ट टू इटिमेट हिम द रिक्वायर्ड, मतलब गिव हिम द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो ये मसले जो हैं ये ईगोटिज्म के हमारी प्राइवेट लाइफ के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारे दोस्तों के अंदर हमारी जो है ईगो बहुत स्ट्रांग हो गई है। हम अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसको गलती को तस्लीम करना अपनी ईगो का मसला बना लेते हैं। तो ये ईगोटिज्म जो है ठीक। इसको खत्म करना होगा। आई हैव सीन द पीपल इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को तो आप साइड पर रखिए, मैंने फॉरेनर्स को देखा है कि एक टॉप ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर जो है वो
उठ के तो अपने लोअर सबॉर्डिनेट के पास जाके उसके कमरा तो खैर उनके होते नहीं, कैबन होते हैं, वहां पर जाके वो बैठ जाता है और इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर लेता है। लेकिन हमारे यहाँ जो गरीब ममालिक हैं इनके अंदर ईगो बड़ी हमारी ऊंची है, और हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि काम अपनी नाक ऊंची रखना चाहते हैं। हमारा मतलब क्या 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 अल्फाज मैं इस्तेमाल करूं, आप इगोटिज्म को जरा गूगल के ऊपर जाके स्टडी करें तो आपको काफी हद तक क्लैरिटी जो है वो आ जाएगी। तो जस्ट हैव ए लुक इन द गूगल पर जाके इगोटिज्म को थोड़ा सा देखिएगा, तो यू विल कम अक्रॉस सो मेनी एक्सप्लेनेशंस अबाउट दिस वर्ड टू हैव इनर अंडरस्टैंडिंग के ये एक बैरियर है हमारे दरमियान। हमारा मसला जो है वो ईगो को जब तक खत्म नहीं करेंगे ये बैरियर हमारा बरकरार रहेगा। जी क्लियर हुआ कुछ आपको? जी सर, जज़ाकल्लाह। ओके, अगर कोई सवाल नहीं है तो मे आई क्लोज द सेशन। इंशाल्लाह आपसे फिर परसों मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। कोई मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह शाम तक आपको लेक्चर जो है